हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एलयू अपडेट में वेलकम है। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, पर्सनल ऑडिट वॉलेंट्री है, कंपलसरी है, नन ऑफ दीज या ऑप्शनल। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा पर्सनल ऑडिट है? तो पर्सनल ऑडिट में इसमें ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन वॉलेंट्री है, इच्छा है, आप पर्सनल ऑडिट करा सकते हैं या ना कराएं, ठीक है ना, वॉलेंट्री। क्लियर? आंसर होगा इसका ए। एन इंटरनल ऑडिटर में भी, एक इंटरनल ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई ग्रेजुएट जिसने यूजी किया है, ठीक है ना, वो भी हो सकता है, और एनी कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी हो सकते हैं। क्लियर? टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग की जो टेक्निकल नॉलेज है वो एक्वायर की जाती है, प्राप्त की जाती है। जन्म से कोई बताइए, बॉर्न से क्या वो उसको आ सकती है? नहीं, ठीक है ना। तो टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज एक्वायर, ठीक है ना। टेक्निकल नॉलेज जो है एक्वायर की जाती है। क्लियर? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी, निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग के लिए आवश्यक है? पहला सोल ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन है आपका कंपनी, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी, किसके लिए ऑडिटिंग आवश्यक है, जरूरी है? तो आंसर होगा आपका कंपनी, ठीक है ना। कंपनी एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया है कि प्रत्येक कंपनी को, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, उसको ऑडिट कराना कंपलसरी है, राइट? कंपलसरी है, नेसेसरी है। क्लियर? और ये जो प्रोविजन आया था, ये आया था कंपनी एक्ट जो आया था 1956 में, सभी कंपनियों के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी कर दिया गया था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। क्लियर? टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द प्राइमरी, सोशल, सब्सिडरी, नन ऑफ दीज। टू एग्जामिन परीक्षण करना बुकों का, बुक ऑफ अकाउंट्स का, जो अकाउंट्स हैं आपके उनको एग्जामिन करना, इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, या फिर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो जो एक ऑडिटर होता है वो ऑडिटिंग करता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट की वो एग्जामिन करता है, वो उसका कैसा है? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य होता है ऑडिटिंग का, क्या करना? बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एरिया आर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एरिया आर इन विच ऑडिटिंग इज नेसेसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एरिया, नए जो क्षेत्र हैं उसमें, निम्नलिखित में से, नए क्षेत्रों में से, इन विच ऑडिटिंग इज नेसेसरी, किस में ऑडिटिंग आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एरियाज आर, निम्नलिखित, नीचे आपको कुछ नए एरिया दे रखे हैं जिसमें ऑडिटिंग कराना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। तो किस में आवश्यक है? नेसेसरी, कॉस्ट ऑडिट कराना, सोशल ऑडिट कराना, और मैनेजमेंट ऑडिट कराना, ठीक ना, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ध्यान देंगे कि ऑडिट इज नेसेसरी, ऑडिटिंग इज नेसेसरी, तो मैनेजमेंट की जो ऑडिट कराना नेसेसरी तो नहीं है ना। मैनेजमेंट की ऑडिट कराना तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है ना। और ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए होता है, यानी कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसलिए हम क्या कराते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट कराते हैं। तो वो कह रहा है कि नेसेसरी। वैसे अगर हम न्यू एरिया की बात करें तो ये सारे न्यू एरिया ही हैं, ठीक है ना, जिसका ऑडिटिंग कराना आवश्यक है, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्किप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एरिया आर इन विच ऑडिटिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑडिटिंग जो है, कॉस्ट का कराना, कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जो निर्माण का काम करती हैं उनके लिए तो आवश्यक है, ठीक है ना, ऑडिट कराना। लेकिन उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ऑडिट कराना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको थोड़ा सा आप स्किप करें, ठीक है ना। इंटरिम ऑडिट इज गेट डन। अंतरिम ऑडिट जो होता है, जो वर्ष के बीच में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतरिम ऑडिट कहते हैं, जो वर्ष के बीच में है ना। यानी कि जो फाइनल ऑडिट है उससे पहले, यानी कि जो ईयर होता है आपके उसके बीच में ही जो हम ऑडिट कराते हैं उसको हम अंतरिम ऑडिट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। तो द एट द बिगिन ऑफ द ईयर, शुरू में कराया जाता है, नहीं, मैंने बताया बीच में कराया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में तो वही फाइनल ऑडिट कराया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एट द मिडिल ऑफ द ईयर, यानी कि जो बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरिम ऑडिट इज गेट डन एट द मिडिल ऑफ द ईयर, जो बीच में कराया जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, बाय हुम द स्पेशल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज गेट डन। किसके द्वारा एक कंपनी का स्पेशल ऑडिट पूरा किया जाता है, ठीक है। स्पेशल ऑडिट ऑफ, बाय होम द स्पेशल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज गेट डन, यानी किसके द्वारा एक कंपनी का स्पेशल ऑडिट कराया जाता है, तो वो होता है आपका डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। नहीं, डायरेक्टर ऑफ कंपनी स्पेशल ऑडिट नहीं कराते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर नहीं, ये फाइनल ऑडिट कराते हैं, ठीक है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का स्पेशल ऑडिट करा सकती है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राइट है कि वो किसी भी कंपनी का क्या करा सकती है, फाइनल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट करा सकती है, राइट। फाइनल ऑडिट कराते शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सर्विस सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सर्विस सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सर्विस सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो बैंकिंग में तो सर्विस ही दी जाती है, ट्रांसपोर्ट में सर्विस दी जाती है, तो ये भी आता है सर्विस। उसने पूछा नहीं आता है। इंश्योरेंस तो में भी तो सर्विस ही दी जाती है, सेवाएं तो दी जाती है। अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको कोई प्रोडक्ट मतलब सर्विस दी जाएगी। तो इंडस्ट्री जो है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत नहीं आती है। इंडस्ट्री में तो प्रोडक्शन किया जाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा इसका बी। क्लियर है, सभी को क्लियर है, बी। व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑडिट। कोऑपरेटिव ऑडिट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। तो कोऑपरेटिव ऑडिट क्या है, कोऑपरेटिव ऑडिट इकोनॉमिक ऑडिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। तो कोऑपरेटिव ऑडिट क्या है, तो कोऑपरेटिव ऑडिट जो है आपका फाइनेंशियल ऑडिट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका ऑडिट कराना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट कहलाता है। और फाइनेंशियल ऑडिट ये यानी कि कोऑपरेटिव ऑडिट जो है हम फाइनेंशियल ऑडिट को भी कहते हैं और उसके साथ साथ हम प्रशासनिक अंकेक्षण को भी कोऑपरेटिव ऑडिट कहते हैं। क्लियर। प्रोटेक्शन ऑफ
इन्वेस्टर्स यानी कि संरक्षण देना। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स को सुरक्षा प्रदान करना कौन सी ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट है? तो सोशल ऑडिट हम इसलिए कराते हैं जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सुरक्षित रहें, वो उनका मतलब उनका प्रोटेक्शन हो, संरक्षण हो, ठीक है। या प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, उसने हमसे ये पूछा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि आप जो है इन्वेस्टर्स जो लोग पैसा लगाते हैं उनका प्रोटेक्शन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑडिट का ऑब्जेक्ट है? ऑडिट का कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो प्राथमिक उद्देश्य होता है ऑडिट कराना। प्राथमिक उद्देश्य होता है किसके लिए? इन्वेस्टर्स जो लोग पैसा लगाते हैं उनका संरक्षण देने के लिए। यानी कि जो निवेशक हैं उनको संरक्षण देना ऑडिटिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा इसमें सी। ऑप्शन आएगा इसमें सी, ठीक है। receive 500 from Ram but credit the account by 5000। देखो राम से 500 रुपये प्राप्त हुए, है ना। तो प्राप्त जब हुए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया होगा, है ना, राम से प्राप्त हुए हैं तो। लेकिन गलती से उसको क्या कर दिया गया? गलती से उसको क्रेडिट कर दिया गया 5000 रुपये से। तो अब ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या प्रिंसिपल की गलती है? प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है, अकाउंटिंग के जो सिद्धांत है, क्या उनकी गलती है? तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रिंसिपल की गलती है। यानी कि प्रिंसिपल समझो, अगर हम जो मान लो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उनका ही हमें नॉलेज नहीं है और उनका नॉलेज नहीं है और हमने कोई एंट्री कर दी, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आपको पता है ना कि आदत मजदूरी जो होती है उसके लिए ये एंट्री बनेगी, और हमको ये पता नहीं कि कौन सी चीज़ को डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को क्रेडिट करना है। हमने उसका मान लो हमको ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है ना, और उसके कारण से गलती हुई है, तो हम उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो ये इसमें प्रिंसिपल तो पता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि रिसीव, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिसीव 500 फ्रॉम राम से 500 रुपये प्राप्त हुए, बट क्रेडिट द अकाउंट बाय, लेकिन अकाउंट में जो क्रेडिट किए गए वो 5000 करे गए। तो ये कौन सी मिस्टेक हुई है? तो ये एरर से क्वेश्चन है, तो ये आंसर बनेगा इसका, ये आपका क्लरिकल एरर है, ठीक है ना। क्लरिकल एरर है, क्लर्क ने वो गलती से पढ़ लिया, उसको 500 को 5000 पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लरिकल एरर बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आएगा इसका डी। क्लियर? वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज, एनुअल स्टेटमेंट यानी कि जो एनुअल स्टेटमेंट है उसका वेरिफिकेशन इज क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका वेरिफिकेशन करना है एनुअल स्टेटमेंट का, या आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, या फिर सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखो, अब से पहले भी हमने आपको बताया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं कौन कौन से, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको संरक्षण देना ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन करना
स्टेटमेंट का, एनुअल स्टेटमेंट का, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ये सब प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखिए ये एरर की जो बात मैंने आपसे बताया है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। और ये कई तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है ना। एक आपका अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो कंपनसेंट्री आपका एरर भी होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई एंट्री की, कोई रिकॉर्डिंग की, ठीक है ना, और एक रिकॉर्डिंग दूसरी रिकॉर्डिंग को नैलिफाई कर रही है, तो वहाँ पर जो एरर बनेगा, वहाँ पर जैसे मान लीजिएगा हमने जो है एंट्री की, तो राम को एक जगह डेबिट करना था, वहाँ पे उसको राम को हमने क्रेडिट कर दिया, और श्याम को हमें क्रेडिट करना था और हमने उसको वहाँ पर डेबिट कर दिया, और उतनी अमाउंट से, तो वहाँ पर कंपनसेटरी ऑडिट एरर बन जाएगा। तो ये एरर आप थोड़ा सा देख के जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो ये आप देख के जाएं। क्लियर? तो हमने आपको बताया ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें जो एरर हुआ है वो आपका क्लर्किकल एरर होगा, क्लर्क की वजह से, है ना। प्रिंसिपल तो पता है उसको, और ना ही ये जो एरर हुआ है ये एक दूसरे को नैलिफाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन बनेगा। इसमें हमने आपको बताया है कि एनुअल स्टेटमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है ऑडिटिंग का, ठीक है। अकाउंटेंसी कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ पर बुक कीपिंग का काम लास्ट होता है। बुक कीपिंग जहाँ से लास्ट होता है वहाँ से आपका क्या होता है स्टार्ट? वहाँ से आपका अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। और मैंने आपको देखो कल भी इसका प्रोसीजर करके बताया था, ठीक है। क्या बताया था? सबसे पहले बुक कीपिंग, ठीक है, उसके बाद में हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के बाद में हम क्या करते हैं, देखो जहाँ पे बुक कीपिंग का काम लास्ट होता है वहाँ से फिर अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर अकाउंटिंग का काम लास्ट होता है वहाँ से ऑडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर ऑडिटिंग का काम लास्ट होता है वहाँ उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, प्रत्येक व्यवसाय के लिए अकाउंटेंसी इज लग्जरी है, नेसेसिटी है, सिंबॉलिक ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं है, सिंबॉलिक है ये बोला गया है, ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना है एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, लग्जरी तो नहीं कह सकते आप, ठीक है, ठीक है। एवरी बिजनेस ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए अकाउंटेंसी कैसा है? सिंबॉलिक ऑफ प्रेस्टेज है, राइट, सिंबॉलिक ऑफ प्रेस्टेज है। आई होप आपको समझ आया होगा। टू रेंडर सजेशंस टू द मैनेजर इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर, सोशल, सेकेंडरी। तो रेंडर सजेशन, ठीक है, जो मैनेजर का रेंडर सजेशन होता है इज कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एक ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो कौन सा है? वो है आपका प्राइमरी। टू रेंडर सजेशन टू द मैनेजर इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू द ऑडिटर, राइट। एन ऑडिटर शुड बी ए मेंबर ऑफ, एक ऑडिटर को किसका मेंबर होना चाहिए? तो एक ऑडिटर को किसका मेंबर होना चाहिए? देखो पहले तो आप ये समझ लो कि ये अब इसका नाम बदल गया है, ICMA हो गया इसका नाम, ठीक है। ये पुरानी बुक से लिए गए MCQs हैं मुझे लगता है, ठीक है ना। तो एक ऑडिटर को किसका मेंबर होना ज़रूरी है? तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ICAI
ICAI का मेंबर होना कंपलसरी है। एन ऑडिट विच इज कंपलसरी बाय लॉ, कौन सा ऑडिट लॉ के द्वारा, कानून द्वारा कंपलसरी है? तो कौन सा ऑडिट कानून के द्वारा कंपलसरी है? गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑडिट, स्टेचुरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट। तो कौन सा ऑडिट कानून के द्वारा कंपलसरी है? तो स्टेचुरी ऑडिट जो है कानून के द्वारा कंपलसरी है, ठीक है ना। आपको ये स्टेचुरी ऑडिट कानून ये कहता है कि आपको ये कराना कंपलसरी है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स टू, बैलेंस शीट ऑडिट किसका सिनोनिम्स है? तो यह है एनुअल ऑडिट का, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची किसका है? आप बैलेंस शीट का ऑडिट बोल दो, चाहे वो आप एनुअल ऑडिट बोल दो, तो वो बात तो एक ही है ना। कंटिन्यूस ऑडिट नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा, और रिटेल ऑडिट नहीं चलेगा। तो देखो समझो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट ऑडिट क्या है? बैलेंस शीट ऑडिट को ही आप एनुअल ऑडिट बोलते हैं, यानी कि एनुअल ऑडिट वो जो वर्ष के अंत में होता है, एनुअली जब पूरा एक वर्ष हो जाता है तो जो ऑडिट होता है उसको हम एनुअल ऑडिट कहते हैं। और बैलेंस शीट कब बनती है? बैलेंस शीट भी तो एक वर्ष के अंत में ही बनती है, तो बैलेंस शीट का ऑडिट कराना या को ही आप एनुअल ऑडिट कह सकते हैं, ये इसका सिनोनिम्स है। मेन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग के मेन एडवांटेज क्या हैं? तो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एरर, ऑडिट कराने के मेन एडवांटेज यानी क्या लाभ होते हैं ऑडिट कराने से? ऑडिट कराने से नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एरर होता है, एंड ऑफ करप्शन होता है, ठीक है ना, करप्शन का लास्ट अंत हो जाता है ऑडिट कराने से, या इंक्रीज इन एफिशिएंसी यानी कि जो कार्यकुशलता है वो बढ़ जाती है ऑडिट कराने से, और ऑल ऑफ एबव। तो ऑडिट कराने का क्या क्या एडवांटेज हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो देखिए अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग कराते हैं तो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एरर, आपको ये पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में जो त्रुटि हो रही है उनकी नॉलेज आपको हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये बात आप आसानी से पता चल जाएगा कि भाई अकाउंटिंग में गलतियाँ कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी ऑडिट कराने से, ठीक है ना। आप करप्शन जो मतलब गड़बड़ कर लेते हैं लोग, है ना, गबन कर देते पैसा का, उसका पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और आपकी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, आपकी जो है कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। तो ऑल ऑफ एबव आंसर होगा ये। इंटरम ऑडिट इज कंडक्टेड, तो अंतरिम जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाता है एट द मिडिल ऑफ द ईयर। दूसरी बार ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष के बीच में, है ना, फाइनल ईयर से पहले ही, जब पूरा वर्ष नहीं हुआ है उससे पहले ही अब जो ऑडिट कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉय, ऑडिट जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एम्प्लॉय द्वारा जो ऑडिट की जाती है, अंडरटेकिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑडिट जो बिजनेस के एम्प्लॉय द्वारा, कर्मचारी द्वारा ही की जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। अब इसमें वो दे नहीं रखा इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिट यानी कि जब कोई कंपनी अपने ही लोगों से अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कराती है तो हम इसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। और आप उसको फाइनल ऑडिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फाइनल ऑडिट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर वो फाइनल यानी कि इंटरनल अपने ही व्यक्तियों से अगर कोई कंपनी ऑडिट कराती है तो हम उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। और अगर वो बीच में करा रही है उसको अपने ही लोगों से तो हम उसको कह सकते हैं इंटरम ऑडिट। और अगर वो
वर्ष के फाइनल में कराती है अपने ही बंदों से, तो हम इसको फाइनल ऑडिट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज लग्जरी, निम्नलिखित में कौन सा ऑडिटिंग जो है लग्जरी है, तो किसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज लग्जरी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज लग्जरी, तो पार्टनरशिप के लिए, सॉल ट्रेड के लिए कंपलसरी, देखिए कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, ठीक है ना। तो उसने पूछा लग्जरी, विलासिता है ना, लग्जरी यानी कि हम जो है विलासिता नाम बोलते हैं, यानी कि किसके लिए विलासिता है, यानी कि लग्जरी है ऑडिट कराना, ठीक है। तो किसके लिए है, वो है सॉल ट्रेड के लिए, एक अंकी व्यापार, यानी कि ऐसा व्यापार जिसका एक ही पर्सन स्वामी हो, ऑनर हो, वो अगर ऑडिट करा रहा है तो हम उसको लग्जरी ऑडिट कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो अपना दिखावा करने के लिए ऑडिट करा रहा है, बाकी इसके लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो इसके लिए भी नहीं है, बट इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई बिजनेस है और भाई वो बिजनेस जो है 2 या 3 लोग मिलकर चला रहे हैं, तो उसमें से 1-2 ऐसा भी है जो एक्टिव पार्टनर है, तो वो गवर्न कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑडिट कराना बन जाता है और करा लेना चाहिए। कंपलसरी पार्टनरशिप के लिए भी नहीं है, लेकिन एक सॉल ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो खुद छोटा व्यापारी है और खुद ही सारे वो करता है, मतलब रिकॉर्डिंग जो खुद ही करता है अपने आप से, ठीक है ना, तो उसके लिए लग्जरी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इज, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इज, तो सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस वो इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो बिल्कुल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय, स्पेशल ऑडिट अभी हमने बात करी थी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दूसरी तरीके से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय, वो होता है आपका सेंटर गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। यानी कि स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर जो है कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है कि आप जो है स्पेशल ऑडिट कराएं। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है पूरा क्वेश्चन रह गए हैं, नीचे ले आओ। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर, इंटरनल ऑडिट कैन बी रिमूव बाय, इंटरनल ऑडिट कैन बी रिमूव बाय, इंटरनल ऑडिट कैन बी रिमूव बाय शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, स्टेचुटरी ऑडिटर और मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट कैन बी रिमूव बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के उसमें होता है इंटरनल ऑडिट का, ठीक है ना, सॉरी ये कह रहा है इंटरनल ऑडिट को कौन हटा सकता है, मतलब तो इंटरनल ऑडिट भी मैनेजमेंट कराती है, इंटरनल ऑडिटर भी मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है और इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ही निकालती भी है। तो इंटरनल ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, तो मैनेजमेंट कर सकती है। इंटरम ऑडिट मीन्स दैट ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन द टू फॉलोइंग ऑडिट्स, दो ऑडिट्स के बीच में जो कंडक्ट कराई जाती है उसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं, ठीक है ना, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है इंटरनल ऑडिट मीन्स, इंटरनल ऑडिट का जो अर्थ है दैट ऑडिट, वह ऑडिट विच इज कंडक्ट बिटवीन द टू फॉलोइंग ऑडिट्स, दो ऑडिट्स के बीच में जो की जाती है, तो वो कौन सी ऑडिट है,
वो कौन सी ऑडिट है? वो है आपका एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, ठीक है ना। यानी कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट कराई जाती है हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट कहते हैं। यानी कि वर्ष के मध्य में, वर्ष के बीच में ही जो हम ऑडिट करा दें उसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि एनुअल ऑडिट के दो एनुअल ऑडिट हो गए, उनके बीच में जो हम करा रहे हैं, ठीक है। When an auditor audits the records of any organization throughout the year, that is called. When an auditor, जब एक ऑडिटर audits the record, रिकॉर्ड को ऑडिट करता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को जब कोई ऑडिटर ऑडिट करता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष, तो हम उस ऑडिट को क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट उसका नाम हम देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री गिव्स रिकॉग्नाइज फॉर ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनी एक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले कौन से देश ने कंपनियों को ऑडिट कराना रिकॉग्नाइज किया था? तो वो कौन सा देश था? ठीक है, तो वो कौन सा देश था? इटली, इंडिया तो नहीं है, अमेरिका नहीं, और इंग्लैंड नहीं। इंग्लैंड ने किया था 1844 में, लेकिन उससे पहले इटली ने, है ना, इटली ने किया था। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इटली ने, ठीक है ना, कंपनी एक्ट में ऑडिटिंग कराने को, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन। द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बाय रॉन्ग बेसिस, जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उनका वैल्यूएशन गलत तरीके से, गलत आधार पे किया गया है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वैल्यूएशन गलत तरीके से कराया गया है, तो ये सिस्टम एरर कहलाएगा, क्लरिकल एरर कहलाएगा, या कंपेंसेटरी एरर कहलाएगा, या प्रिंसिपल एरर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम, देखो एसेट्स का वैल्यूएशन गलत तरीके से किया गया है, गलत रॉन्ग तरीके से। तो जो वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन में तो हम प्रिंसिपल तो यूज करते नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल नहीं। और क्लर्क, क्योंकि क्लर्क जो काम करेगा वो क्लर्क जो एरर होगा वो होगा जो आपका रिकॉर्डिंग से संबंधित होगा। तो यहाँ पर है वैल्यूएशन से संबंधित, तो वो सिस्टम एरर है, सिस्टम में ही गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे इटली मैंने बताया है आपको इसका आंसर, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। वैसे इसका इटली होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। कौन से देश ने सबसे पहले ऑडिट को कंपनी एक्ट में कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डाउट है मुझे इस पे, 1 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब मैंने इटली क्यों दिया है, मैं आपको थोड़ा रीजन बता दूं। मैंने आंसर इसका इटली दिया है क्योंकि आपको पता है लूका पैसोलोई कहाँ के थे? इटली के थे, वेनिस नगर के। और सबसे पहले इटली में ही आपका क्या हुआ था? डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन हुआ था। तो इसके बेस पे मैंने आंसर दिया है, बट मैं अभी थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नॉट नीडेड फॉर,
कंटिन्यूस ऑडिट स्पेशली नॉट नीडेड फॉर, किसके लिए कंटिन्यूस ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, किसके लिए नहीं है? तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, ठीक है ना, स्मॉल कंसर्न के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए किसके लिए नहीं है? कंपलसरी, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नॉट नीड फॉर, किसके लिए? स्मॉल कंसर्न के लिए, ठीक है ना। जो देखो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ज़रूरी है, वो कंटिन्यूस बेस पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। बट उसने कहा है नॉट नीड, तो स्मॉल वाला है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड ऑडियर मीन्स क्या है? टू बी हियर, सुनना। तो आंसर क्या होगा इसका? 48 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑडियर जो आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, उसका अर्थ होता है इंग्लिश में ऑडियर, सॉरी टू हियर, सुनना। तो 48 का आंसर बनेगा आपका ए। Auditing may be defined as an intelligent and a critical scrutiny of the books of accounts of business which the documents and voucher from which they are written up for the purpose of ascertaining whether the working result of a particular period as so by the profit and loss account and also the exact financial condition of business as reflected in the balance sheet are truly documents and present by those possible for their completion, this definition is given by। तो ये डेफिनेशन है, ये किसने दी थी? थोड़ा ऑडिटिंग में भी डिफाइन है ना, एक इंटेलिजेंट एज एन इंटेलिजेंट के रूप में किसने इसको डिफाइन किया था? तो इसको डिफाइन किया था J.R. बैटली बॉल ने, ठीक है ना, J.R. बैटली बॉल ने, ठीक है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए कंपलसरी है? कंपलसरी किसके लिए है? तो वो किसके लिए कंपलसरी है? ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको क्वेश्चन किस तरह से भी पूछ सकता है वो, देखो वो पूछ सकता है ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, कंपनियों के लिए ऑडिटिंग मतलब कंपलसरी है। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, यानी कि ऑडिटिंग कराना किसके लिए लग्जरी है? अगर वो लग्जरी पूछे तो आपका सोल ट्रेडर आएगा, और वॉलेंट्री पूछे तो पार्टनरशिप फर्म आएगी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट कराना ऐच्छिक है, वो कराए तो करा दे और ना कराए तो ना कराए, ठीक है, यानी कि उसकी इच्छा पर वॉलेंट्री होता है फर्म के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जर्नली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ए स्मॉल सॉल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज, क्योंकि अच्छा छोटे व्यवसायों के लिए जो है ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन इट, क्योंकि इसके जो स्वामी होता है, ऑनर होता है, उसका इस बिजनेस पर, स्मॉल सॉल ट्रेडिंग पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए इसको ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। ठीक है, 52 देखेंगे। ऑडिट ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज, एक प्राइवेट कंपनी का ऑडिट, कंपनी तो चाहे कैसी ही हो, मैंने आपको बोल दिया है
कंपनी चाहे कैसी हो उसके लिए ऑडिट तो कराना कंपलसरी है। याद रखना, कई बार मैं बोल दिया और ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो आपको वो सॉल ट्रेडर्स के बारे में पूछ ले तो उसके लिए ऑडिट कराना कैसा होता है, कंपलसरी? कंपलसरी नहीं होता है, उसके तो लग्जरी होता है, यानी कि वो विलासिता कर रहा है, ठीक है ना। क्यों कर रहा है, क्यों कहते हैं कि लग्जरी है उसके लिए, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल बिजनेस पे होता है। दूसरा, और गवर्नमेंट भी नहीं कहती है, ठीक है ना। और दूसरा है, अगर वो पार्टनरशिप के बारे में पूछे तो आपको बताना है वॉलेंट्री, है ना। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्टिव है ऑडिट कराना। और अगर वो कोई भी कंपनी हो, नाम दे सकता है बदल बदल के, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कह सकता है, पब्लिक कंपनी कह सकता है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी कह सकता है, तो इन सब के लिए यानी कि जिस पे भी कंपनी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जिस भी उस पर, तो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है। इन विच कंट्री द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज स्टेबलाइज, कौन से देश में सबसे पहले चार्टर्ड यानी कि सीए का इंस्टीट्यूट बना, तो सबसे पहले कहाँ बना ये आपको बताना है, तो वो है इंग्लैंड में, ठीक है। सबसे पहले ICA, ठीक है, ICA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ पे स्थापित हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है ना। व्हेन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था भारत में, यानी कि इंडिया में ICAI कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो हुआ था वो 49 में, ठीक है। कहाँ कब हुआ था, वो हुआ था आपका 49, ठीक है, वो हुआ था आपका 49 में, ठीक है ना, 1 जुलाई 1949 में, ठीक है, क्लियर है। फॉर ए पब्लिक कंपनी ऑडिट इज लग्जरी नेसेसिटी है, ठीक है, यानी कि एक पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी और नेसेसिटी है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 10,000 बट क्रेडिट टू सेल अकाउंट इज ए एरर। तो देखिए, एक जो है पुरानी मशीन को बेचा गया 10,000 में। जब आप मशीन बेचोगे तो क्या एंट्री बनाओगे, आपके पास से क्या जा रही है, मशीन, ठीक है ना। बट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, आपके पास से क्या जा रही है, देखो अगर आपने कोई मशीन बेचनी है, ठीक है ना, तो आपके पास में क्या आएगा, जब आप बेचोगे तो आपके पास में कैश आएगा, जाएगा क्या, टू मशीन तो जा रही है आपके पास में, ये एंट्री बननी थी। लेकिन बट क्रेडिट टू सेल्स, बेचने पर सेल्स को क्रेडिट कर दिया गया, है ना, सेल्स को क्रेडिट कर दिया गया। जब हम बेचने की एंट्री बनाते हैं तो उसमें हमने सेल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। तो इज ए एरर, तो वो किस तरह की गलती हो गई, इसमें आपको बताना है कि वो किस तरह की गलती हो गई, ठीक है। तो वो हो गई आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, क्योंकि देखिए ये जो है आपका प्रिंसिपल से संबंधित, आपको प्रिंसिपल ही पता नहीं है, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करने का क्या मतलब था, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट में हम जब करते हैं, जैसे हमने कोई माल बेचा होता, ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसे सेल, ये तो हमारा कैपिटल नेचर की चीज़ हम सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल में हमने उसको क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका पहला। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइन एज, ऑडिटिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऑडिटिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। तो ऑडिटिंग तो भाई एग्जामिन है ना, एग्जामिन है, यानी कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो आंसर बनेगा हमारा बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ टैक्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि चोरी से मतलब संरक्षण देना, टैक्स चोरी से संरक्षण देना इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का कौन सा उद्देश्य है, तो टैक्स की चोरी ना हो,
उसके लिए ऑडिटिंग का उद्देश्य कौन सा है, ये मतलब टैक्स की चोरी को रोकना ऑडिटिंग का कौन सा उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, अभी तक हमने आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बताए थे ऑडिटिंग के। ठीक है ना, जैसे कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर टैक्स की चोरी को रुकवाना है ना, टैक्स की चोरी को रुकवाना है तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा ऑडिटिंग का। फॉर ए बेस्टल्स ऑफ कीपर ऑडिटिंग इज लग्जरी। बेस्टल्स ऑफ कीपर है ना, तो ये छोटी दुकान है और वो अगर ऑडिटिंग करा रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका लग्जरी, राइट। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सूटेबल, किस प्रकार की जो ऑडिटिंग है वो सबसे अच्छी होती है, मोर सूटेबल होती है, वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक। ठीक है ना, नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ठीक है, जो मतलब संतुष्टि सिस्टम को इंटरनल चेक के संतुष्ट, नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, वो कौन सी प्रकार की, मतलब ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सूटेबल, कौन सी ऑडिट सबसे ज़्यादा मतलब सूटेबल है, जहाँ पर इंटरनल चेक का मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इंटरनल चेकिंग जो हमने कराई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर आपको कौन सी ऑडिट करानी चाहिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो वहाँ पर हमें कौन सी ऑडिट करानी चाहिए, वहाँ पे हमें कराना चाहिए कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है ना, इंटरनल चेक नो सेटिस्फैक्ट्री है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक करने का जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हमें वहाँ पर क्या कराना चाहिए, कंटिन्यूस ऑडिट करानी चाहिए। ऑडिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया उसके एडमिशन पर हमने ऑडिट इज कॉल्ड बाय, तो इसको आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड ऑडिट। जब कोई पार्टनर नया आता है तब आप ऑडिट कराते हैं तो आप उसको स्टैंडर्ड ऑडिट कहेंगे, नहीं स्टैंडर्ड ऑडिट तो नहीं कहेंगे। पार्सनल ऑडिट कहेंगे, नहीं, पार्सनल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका कुछ एक पार्ट का हम ऑडिट करा रहे हैं। ठीक है ना, वो होगा आपका कैजुअल ऑडिट, यानी कि आकस्मिक ऑडिट है। आकस्मिक ऑडिट ये होता है कि मान लो कोई पार्टनर आया, अब जब पार्टनर आएगा तो वो बुक्स ऐप अकाउंट को मतलब उसे क्या भरोसा क्या चल रहा है पहले से, तो वो उसकी जब ऑडिट कराई जाएगी तो हम उसको कहेंगे कैजुअल ऑडिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी, APC वॉज स्टेब्लिश्ड बाय, एक कमेटी होती है ऑडिटिंग कमेटी, उसको हम बोलते हैं APC। APC कब बनी थी, किसने बनाई थी, ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, और नेक्स्ट ऑप्शन है ICA यानी कि डी ऑप्शन ये है, तो किसने बनाई थी, ये APC कमेटी बनी हुई है। ठीक है ना, तो वो किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपकी ICAI ने। ठीक है, APC जो कमेटी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, ICAI ने। ठीक है, जनरली द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इज डन बाय, मैनिपुलेशन करना है ना,
सामान्यतः जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट होता है उस वो जनरली द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब उसमें कुछ नया कुछ मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना, बदलने का काम। अकाउंट में मैनिपुलेशन करना इज डन बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्यों करेगा भाई, शेयर होल्डर क्यों करेगा, है ना। शेयर होल्डर तो अलग है, वो तो केवल मीटिंग में आता है, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट ये काम कराती है लगभग अधिकतर, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही तो सारा पूरी डायरेक्टिंग करती है ना, ठीक है ना। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट जो कराती है वो कौन कराती है, टॉप मैनेजमेंट कराती है। ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ऑडिटिंग लैटिन वर्ड के ऑडिटिंग इज ड्राइव, ऑडिटिंग जो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से हुआ है, वो है ऑडायर, ऑडायर, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन होगा पहला, ठीक है ना। व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनीज व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया, इंडिया में कंपलसरी है, कब से, है ना। व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी का ऑडिट कराना, कंपनी के अकाउंट को ऑडिट कराना कब से इंडिया में कंपलसरी है, तो वो है आपका एक्ट आया था 1930, ठीक है, 1930 आया था, जिसमें ये बोला गया था कि भाई आप जो है कंपलसरी ऑडिट कराओगे, और फिर वो समझो एक्ट तो है हमारा 1930 जिसमें ये बोला गया, लेकिन जब एक्ट तो 1913 में बना, एप्लीकेबल कब से होता है, अगले वर्ष से ही होता है, तो 1914 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, राइट। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी APC की बात कर रहा है, जिसको ICAI मतलब APC को किसने बनाया, APC को बनाया था ICAI ने, तो उसकी बात कर रहा है। तो APC इज नाउ रीनेम्ड, अब इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, APC का अब दूसरा नाम है, क्या नाम है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि AASB, अब इसका नाम AASB है, ठीक है ना, ऑडिटिंग बोर्ड नहीं, ठीक है ना, ये नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, ये कर तो दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमने अभी बात करी थी किसकी, जो APC की बात करी थी, तो APC का नाम चेंज हो गया है, AASB बना दिया गया है उसको, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी APC वाज सेटअप इन, दोबारा से वो इसी संबंध क्वेश्चन आ गया है, कब से सेटअप हुआ था ये APC, तो देखिए आपको पता है APC बनाया किसने था, ICAI ने बनाया था। ये क्या हो रहा है, मैं बार बार इस तो ये जो था आपका ACP को किसने बनाया था, ICAI ने बनाया था, ठीक है। और ये कब सेटअप किया था ICAI ने, ये किया था 17 सितंबर 1982 में, राइट। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारा ICAI कब बना था, 1949 बना था, और उसके बाद में APC बना, सेटअप किया गया
और इसका अब नाम बदलकर AASB कर दिया गया है, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 68, क्वेश्चन नंबर 68, फॉर रिलायंस कंपनी ऑडिटिंग इज, कंपनी है ना तो फिर तो भाई नेसेसिटी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, रिलायंस कंपनी है ना। कंपनी का नाम आते ही आपको दो ही वर्ड चुनने हैं, या तो नेसेसिटी या कंपलसरी। ठीक है, नेसेसिटी या कंपलसरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आंसर बनेगा इसका क्या? इसका आंसर बनेगा ए, 68 का फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट 69, फॉर ए बैटल शॉपकीपर ऑडिट इज, ठीक है ना। तो शॉपकीपर के लिए है ना, उसके लिए ऑडिटिंग कैसी रहेगी आप बताएं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो लग्जरी है ना, वो अपना दिखावा करने के लिए ऑडिटिंग करा रहा है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें, इंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर दिया किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो कौन सा एरर बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो वो कौन सा एरर बन जाएगा? तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए भाई, कौन से एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के होते हैं। अगर आपने एंट्री कर दी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू नेचर के रूप में बुक्स अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि जो अकाउंटेंसी की जो प्रिंसिपल है उनकी ही नॉलेज आपको नहीं है ना, क्योंकि आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ढंग से, आपने कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दिया, तो फिर ये एरर बन जाएगा, प्रिंसिपल एरर। परचेज किया था 4100 रुपये का, ठीक है ना। इंटर्ड बाज, देखो इतने का हमने परचेज किया, ठीक है ना, और उसका उल्टा लिख दिया ये इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे? तो ये कौन सा एरर होगा? अगर आपने मान लो सामान जो खरीदा था वो 4100 रुपये का, 4100 का सामान खरीदा और उसको लिखा कितना, एंट्री कितने से की, 1400 से, तो वो कौन सा एरर बन जाएगा? तो वो एरर बनेगा आपका तो वो एरर जो बनेगा आपका वो बनेगा देखो वो प्रिंसिपल एरर तो बनेगा नहीं, और ये भी नहीं बनेगा, एरर ऑफ कमीशन, ये मिस्टेक से है, देखो एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। चलो इसको देखते हैं, एक मिनट, कौन सा एरर बन सकता है। ये दो तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सा एरर बनने जा रहा है ये। तो ये मिस्टेक हुआ है तो इसमें देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
तो इसमें एरर ऑफ ओमिशन और ये प्रिंसिपल तो है नहीं, ये तो पक्का है, ठीक है। तो ये पक्का है कि इसका जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है नहीं, क्योंकि देखो ये तो वैसे मिस्टेक हुई है ना, रूल्स को नहीं तोड़ा है उसने। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनना चाहिए, पहला जो ऑप्शन है वो आपका कमीशन लिखा हुआ है। कमीशन का एरर क्या है, ये तो कोई इसका मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हाँ, इसका नाम है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन जो हमारा अनुमान था वही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हम जो है डिजिट में, यानी कि जो हमारे नंबर हैं उसकी डिजिट में हेर फेर कर देते हैं, या हेर फेर मतलब हमें मान लो लिखना था 45 और लिख दिया हमने 54, तो ये डिजिट की वजह से हुआ ना, यानी कि मैथमेटिकल अगर एरर हुआ है तो, यानी कि जो नंबर्स का एरर हुआ, मैथमेटिकल नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ट्राइवेलेंस हम जब बनाते हैं तो उसमें हम ट्राइवेलेंस बनाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम मैथमेटिकल एरर को पकड़ सकें, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें हम बोलेंगे नंबर का हेर फेर हुआ है तो हम एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, ये दोनों तो थे ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऑडिटिंग इज यूजफुल, ऑडिटिंग लाभदायक है टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, भाई जो फ्रॉड हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए और एरर के लिए, टू इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द कंसर्न और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, है ना। देखो गुडविल भी बढ़ जाएगी, सही बात है। ऑडिटिंग अगर आप कराते हैं अपने बिजनेस की तो उससे उसकी गुडविल नहीं बढ़ जाएगी, और जो बिल्कुल बढ़ जाएगी 100%, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये मुझे लगता है, मुझे क्या लग रहा है, पक्का 100% श्योर होगा, फ्रॉड पकड़ने के लिए हम ऑडिट कराते हैं, इसीलिए एरर भी हम पकड़ सकते हैं ऑडिट से, ठीक है। और एफिशिएंसी तो वर्कर्स की बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि हम एक सिस्टमिक तरीके से करते हैं तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 72 का बनेगा आपका, तो इसमें आप आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज ये आप आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द, मतलब किसके मतलब इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, क्रेडिटर्स का, ऑनर्स का, इन्वेस्टर्स का। तो ऑडिट कराने से सेफगार्ड मिलता है ना, तो वो सबको मिलता है, ऑनर को भी सुरक्षा मिल जाती है, क्रेडिटर्स, है ना, कि ऑडिट करा दिया आपने तो ऑडिट से एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बेस पर क्रेडिटर्स जो है समझ जाएंगे कि भाई हम सुरक्षित हैं, हमने जो माल बेचा है उधार। तो ऑडिट तो रियल में होता है ना, वास्तव में क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, है ना। वैसे तो कंपनी अपनी तरफ से अपने मतलब क्रेडिटर्स को दिखाने के लिए वो मतलब अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके फाइनल रिपोर्ट दे सकती है, लेकिन ऑडिटर तो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट देता है ना। तो क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाता है, उसको पता रहता है कि भाई ऑडिटर ने दिया है ये रिपोर्ट और अच्छी रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी। ऑनर चीट नहीं करेगा कोई भी वर्कर, ठीक है ना। मैनेजमेंट और इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगा रखा है ना, क्योंकि ऑनर भी पैसा लगाता है, इन्वेस्टर भी पैसे ही लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर पार्ट तो ऑनर का लगा होता है ना, तो उसको भी सेफगार्ड मिलता है और इन्वेस्टर को भी मिलता है। अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑफ, बैलेंस शीट के अंडर में बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन, यानी कि बैलेंस शीट की ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑफ फिक्स लायबिलिटी ओनली, फिक्स एसेट्स ओनली। जब हम बैलेंस शीट का ऑडिट कराते हैं, परीक्षण कराते हैं, इज डन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो उसमें
हम सारी एसेट्स ऑफ लायबिलिटी को मतलब उसका एग्जामिनेशन कराते हैं या केवल एक ही पार्ट का, ठीक है ना, तो सबका ही कराएंगे ना, सबका ही कराएंगे। अगर समझो उसने कहा है बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन, बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन का मतलब है कि बैलेंस शीट जो आपकी है उसका ऑडिट कराना, ऑडिट कराना, ठीक है ना। तो उसमें एग्जामिनेशन किसका होता है, एसेट्स का भी होता है, लायबिलिटीज़ का होता है। अगर आप ये समझें कि अगर हम बैलेंस शीट के किसी एक पार्ट का, किसी एक पार्ट का ऑडिट कराते हैं तो हम उसको कहेंगे स्पेशल बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है, क्लियर। तो बैलेंस शीट का अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो वो होगा आपका ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स भी होती हैं बैलेंस शीट में और लायबिलिटी भी होती है, दोनों का ही हम ऑडिट कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट का निम्नलिखित में कौन सा एडवांटेज है। ईयरली डिडक्शंस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, है ना। दूसरा है क्विकली पब्लिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और डिटेल एंड इंटेंसिव चेक ऑल ऑफ दीज। तो 75 क्वेश्चन का, तो देखिए अगर आपने कंटिन्यूस ऑडिट कराया है तो उसमें जो है जल्दी से आप जो है एरर्स को, फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, है ना। क्विक जल्दी से आप उसको पब्लिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करा सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल एंड इंटेंसिव चेक आप करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब फायदे हैं। अर्थव्स अकाउंट्स वाज एक्सचेंज डेबिट बाय 5000 वेयर एज आर्चर्स अकाउंट वाज अंडर डेबिट बाय 5000, इट इज ए। अर्थर्स का अकाउंट जो है एक्सेस डेबिट हो गया, ज़्यादा से एक्सेस डेबिट हो गया, 500 रुपये से ज़्यादा से डेबिट कर दिया। और आईचर्स का जो अकाउंट है वो अंडर डेबिट कर दिया 500 से। समझो इसको करना, ये समझो, देखो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, इसको डेबिट करना था 250 रुपये से, ठीक है ना। किसको, आर्चर को, इसको डेबिट करना था 250 रुपये से और उसको कर कितने से कर दिया, 750 से डेबिट कर दिया, यानी कि 500 रुपये फालतू से डेबिट कर दिया उसको। और आर्चर को डेबिट करना था अंडर, ठीक है ना, अंडर करना था, अंडर डेबिट कर दिया 500 रुपये से। देखो इसको तो कर दिया एक्सेस डेबिट, यानी कि समझो करना था 250 रुपये से, कर दिया 750 रुपये से, ठीक है ना। तो इसको एक्सेस डेबिट करा और इसको कर दिया अंडर डेबिट। अंडर डेबिट का मतलब क्या होता है, अंडर डेबिट का मतलब है कि इसको करना था डेबिट, मान लीजिएगा 750 रुपये से, ठीक है ना, और कर दिया 250 रुपये से डेबिट। तो देखिए इसको डेबिट, यानी कि यहाँ तो हमें लॉस बन रहा है 500 रुपये का और यहाँ पर हमें प्रॉफिट बन गया, समझ रहे ना। इसको 250 से डेबिट करना था और 750 से हमने डेबिट किया, और इसको डेबिट करना था कितने से, डेबिट करना था इसको 750 से, कर दिया 250 से। तो यहाँ तो उसको फ़ायदा हो गया और यहाँ हमको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अब ये तो गलती तो हो गई, इट इज़, ये कौन सी मिस्टेक है बताएं, तो ये कौन सी मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि देखो नेलीफाई हो गया ना, समझो यहाँ पर समझो उसको एक्सेस डेबिट कर दिया, करना था डेबिट 250 रुपये से डीआर, और कर दिया कितने से, कर दिया 750 से डेबिट कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, डेप्टर्स बन गया। और यहाँ इधर इसको डेबिट, इस व्यक्ति को, आर्चर को क्या करा, अंडर डेबिट। अंडर डेबिट का मतलब है डेबिट करना था 750 से और किया कितने से, 250 रुपये से। तो यहाँ पर उसको फ़ायदा हो गया, हमें लॉस हो गया। तो वो कौन सी एरर होती है, तो ये एरर होती है आपकी क्षतिपूर्ति त्रुटि बोलते हैं इसको, और ये है आपका कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर होता है, ठीक है।
जब जब कोई त्रुटि हुई है और वो त्रुटि ऐसी है कि वो नैलीफाई करती है दोनों को, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया नंबर्स का हेरफेर वाली त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, नंबर की हेरफेर वाली त्रुटि को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। सिस्टम ऑडिट मीन्स, सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑडिट मीन्स होता है क्रोनोलॉजिकल एक्वायरी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऑडिट फॉर द रिफॉर्म इन ऑडिटिंग एंड इंक्वायरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स, बिल्कुल। सिस्टम ऑडिट यानी कि सिस्टम ऑडिट का मतलब होता है जो मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए की इंक्वायरी के लिए जो हम ऑडिट कराते हैं उसको कहते हैं सिस्टम ऑडिट, ठीक है। वैसे देखो समझो, इसमें आप ये समझें, देखो एक तो होता है मैनेजमेंट ऑडिट, तो वो तो मैनेजमेंट की ऑडिट की जाती है। अब वो कह रहा है इंक्वायरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस की इंक्वायरी के लिए जो हम ऑडिट कराते हैं तो हम उसको सिस्टम ऑडिट कराते हैं कहते हैं, ठीक है। वैसे ही सिस्टम ऑडिट जो है आपका, ये जो कंपनी में हम जो भी सिस्टम यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उसकी जो ऑडिट होती है उसको हम सिस्टम ऑडिट कहते हैं। बट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस के लिए तो हम मैनेजमेंट ऑडिट कराते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ, उसको लेकर थोड़ा ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिटिंग इज, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग की क्या क्या सीमाएं हैं, तो क्या क्या सीमाएं हैं ऑडिटिंग की, दैट इज डन नॉट रिवील कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। ये एक बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर्स नहीं दे पाती, दैट इट डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, पूरी तरह से तो गारंटी नहीं देती है, ठीक है ना, ये भी लिमिटेशन है, राइट। और दैट ऑडिटर मे बी बाइज्ड, तो बाइस हो सकता है और ऑडिटर भी पक्षपात कर सकता है। तो ये सारी ऑडिटिंग की क्या है, लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सिचुएटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, किसके लिए होती है कंपलसरी, तो वो होती है ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के लिए, ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए नहीं। तो ये होती है आपका दोनों कंपनी, है ना, ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए। देखो ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस, बिल्कुल देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, पब्लिक के लिए भी होती है, प्राइवेट कंपनी के लिए भी होती है और इंटरप्राइजेस के लिए भी। तो और ऑल मतलब सारी बिजनेस जो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए कंपलसरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, तो एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स, बिल्कुल एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स को हम करते हैं, ठीक है। दूसरा है सीकिंग सर्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द इंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं है, तो पहला तो पार्ट है हम वाउचर्स की एग्जामिनेशन तो करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सीकिंग सर्टेन एक्सप्लेनेशन, सॉरी सीकिंग सर्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफिसर्स
एंड स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइजेस, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ये तो अकाउंटेंट उसका काम होता है, ठीक है। तो ये काम नॉट द पार्ट ऑफ, हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी बनाते हैं, नहीं। रिपोर्ट भी हम बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो पूछ रहा है कि नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, का पार्ट नहीं है, तो ये तो पार्ट है। ऑडिट रिपोर्ट तो देगा ना ऑडिटर, और वो वाउचर की एग्जामिनेशन भी करेगा, सीकिंग सर ये भी सब करेगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या होगा, इसका सी, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना उसका काम पार्ट नहीं है ऑडिटिंग का, उसको चेक करना है उसका पार्ट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जामिन्ड इन डिटेल। इन विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, किस प्रकार के ऑडिट में प्लान पॉलिसी ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लान पॉलिसी का हम एग्जामिनेट करते हैं डिटेल में। तो प्लान पॉलिसी हम किस में चेक करते हैं, है ना, किस में चेक करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑडिटिंग में। मैनेजमेंट ऑडिटिंग जो कि कंपलसरी नहीं है किसी के लिए भी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए और मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं, पॉलिसी हैं, उनका चेक, उनका एग्जामिन करने के लिए हम डिटेल में ऑडिटिंग कराते हैं, उसको हम मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट, गलत है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न, जितने भी बिजनेस होते हैं सबके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है ना। ऑडिटिंग ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। ऑडिटिंग इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, अगर आपने ऑडिटिंग करा लिया तो उसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट एक्यूरेसी है अकाउंट की। ऑडिटिंग गारंटीज एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, और ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल बिजनेस, यहाँ पर ऑल बिजनेस कंसर्न, ठीक है ना, बिल्कुल ऑल बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस हैं, इंटरप्राइजेज हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेज, उनके लिए, सबके लिए करना ज़रूरी है ऑडिट, ठीक है ना। तो ये सही है, हमें बताना है गलत क्या है। ऑडिट इज इंश्योर, ऑडिट अगर आपने करा लिया तो वो ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट एक्यूरेसी है अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। ऑडिटिंग गारंटी है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट की, ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी, नहीं ये गलत है, गारंटी है। अगर आपने ऑडिट करा लिया और ऑडिटर की रिपोर्ट सही आई है तो वो सही होगा, ठीक है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइन बाय, इंटरनल ऑडिट डिटरमाइन बाय, कौन डिटरमाइन करता है इंटरनल ऑडिट, तो वो करती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ही तो करती है, कई बार हम बता चुके हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द कंपनीज एक्ट हैज मेड सीक्रेटली ऑडिट मैंडेटरी फॉर कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट हैज मेड सीक्रेटली ऑडिट मैंडेटरी फॉर कंपनीज हैव पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 crore और मोर देन होल टाइम सीक्रेटली, ठीक है। तो इसमें 5 करोड़ से अगर है उसकी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो ये होगा क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ फिगर्स आफ्टर ऑडिट इज द लिमिटेशन ऑफ विच ऑडिट, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ फिगर्स आफ्टर ऑडिट इज द लिमिटेशन ऑफ विच ऑडिट,
ऑडिट करने के बाद में इज द लिमिटेशन ऑफ विच ऑडिट, तो किसकी लिमिटेशन होती है, तो वो फाइनल ऑडिट की, ठीक है। ऑडिटिंग इज द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, है ना, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एज सर्टेन ऑफ वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट इज फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड द रिजल्ट देयर ऑफ दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, तो ये आपको थोड़ा सा रटनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन दोबारा आई है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये थी आपकी J.R. बार्टली बॉय की, ठीक है। तो ये दोबारा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, एक ही डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उन्होंने एग्जामिनेशन की बात करी है, बस इतना ध्यान रखना। डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन, वो हुआ था 1494 में, और कहाँ हुआ था, इटली में, वेनिस नगर में हुआ था, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रपोन्ड बाय लुका पैसोलॉई, सी, इसका आंसर सी होगा। व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड, तो वो था आपका, ये भी बात हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, कंपल्सरी ऑडिट, तो ये 1844 है मेरे हिसाब से, और इसमें एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, 1844, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये, वैसे मैं कह रहा हूँ यही है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज पास इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कहाँ पास हुआ था, तो कहाँ पे पास हुआ था, वो जो चार्टर्ड अकाउंट एक्ट है हमारे देश में कब हुआ था, 1949 में, ठीक है, जो एप्लीकल हुआ था 1950 में। लेकिन अब अपने देश की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है वर्ल्ड की, इन द वर्ल्ड, संसार में CA अकाउंट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पास हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1880 में, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉलो द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट, अकाउंटेंसी फर्स्ट, सबसे पहले भारत में कौन सी गवर्नमेंट ने अकाउंटेंसी को सबसे पहले मतलब अडॉप्ट किया या चलाया था, ठीक है। तो दिल्ली वाली ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी को चलाया था, तो ये था आपका मुंबई में, ठीक है ना, सबसे पहले मुंबई की गवर्नमेंट ने ये काम किया था, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। फॉर ए प्राइवेट कंपनी ऑडिट इज, प्राइवेट और कंपनी के लिए ऑडिट कैसी है, कंपनी तो चाहे कैसी ही हो, तो उसके लिए कंपलसरी और नेसेसिटी पे ही आपको टिक करना, याद रखना, कंपनी का नाम आते ही, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, कंफ्यूज करेगा भैया, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, है ना, कोई ऐसी भी किसी भी तरह की कंपनी हो, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप अगर ऑप्शन में नेसेसिटी है तो उसको टिक करेंगे, या फिर कंपलसरी है उसके लिए टिक करोगे। चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, किसी भी तरह की कंपनी शब्द आते ही आपको ये करना है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, प्रत्येक बिजनेस के लिए अकाउंटेंसी कैसी है, भाई बिजनेस है कोई तो उसके लिए आपको अकाउंटेंसी तो अपना करनी नेसेसिटी है भाई। अगर कोई सॉल प्रोप्राइटर भी है तो वो लेके तो करेगा, मान लो आपको पता है मानव जो है चीज़ों को लेके भूल जाता है, तो रिकॉर्ड तो करेगा, रिकॉर्ड करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी के जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अकाउंटेंसी भी, यहाँ ऑडिट की बात नहीं कर रहा है, अकाउंटेंसी तो नेसेसिटी है सभी के लिए, ठीक है।
हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है, दिल्ली में। तो ये आप ऑप्शन करेंगे टिक। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, फ्रॉड को रोकना तो मेन ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना, कराते ही हम इसलिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, मेन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी, जनरल ऑडिटिंग आवश्यक नहीं है फॉर ए स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस, बिकॉज क्योंकि उसका कंट्रोल रहता है, ठीक है ना, फुल कंट्रोल रहता है, फुल कंट्रोल रहता है। दूसरा, स्कोप उसका छोटा रहता है, और लीगली इट नॉट नेसेसरी। ध्यान दो, जर्नली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी, सामान्यतः जो ऑडिटिंग है वो छोटे जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे व्यापारी जो होते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहली तो बात यह है कि उनका पूरा कंट्रोल उस पर रहता है ना, उस बिजनेस पर फुल कंट्रोल रहता है। दूसरा, जो कानून है वो भी नहीं कहता है, और तीसरा, उसका स्कोप भी छोटा ही तो रहता है, जो छोटी बिजनेस है तो इसमें डी बन जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट है, ऑटोनोमस बॉडी है, या प्राइवेट बॉडी है? तो ये कैसी बॉडी है? देखिए, बॉडी जो है कई तरह की होती हैं, है ना, बीच बीच में हम आपको बताते रहे हैं। तो ये है हमारी ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है ना। एक बार गवर्नमेंट एक्ट पास करेगी, एक्ट पास करने के बाद में बॉडी अपने आप से जो भी एक्ट में प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग काम करती रहेगी, ठीक है ना। तो ऑटोनोमस बॉडी है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ इतने का, बट डेबिट टू द परचेज अकाउंट। भाई परचेज किया था फर्नीचर, एंट्री क्या बननी थी? ऑफिस के लिए फर्नीचर आ रहा है हमारे पास में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते टू कैश अकाउंट, और उसने क्या कर दिया? बट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो उसने क्या बनाया? एंट्री क्या बना दी उसने? एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो गलत बना दी ना। तो अब ये कौन सा एरर बन गया? तो वो कौन सा एरर बनेगा? तो उसने तो अगर हम बात करें तो उसको किसकी नॉलेज नहीं है? उसको प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है। प्रिंसिपल यानी कि जो अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल हैं उसकी नॉलेज नहीं है। अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई परचेज क्या है? परचेज में हम केवल उसको, परचेज में डेबिट क्रेडिट किसको? परचेज का मतलब है आने वाली गुड्स, है ना, गुड्स जिनको हम रेगुलर बेसिस पर मतलब सेल करते हैं और परचेज करते हैं। तो अगर हमने कोई यानी कि जिसमें नॉर्मल केस में हम जिसको सेल परचेज और सेल करते हैं, उस गुड्स को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसको आप परचेज अकाउंट में डेबिट करोगे। लेकिन ये तो एसेट्स है ना, फर्नीचर तो एसेट्स है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज। जो ऑफिस का टेलीफोन है उसको आप घरेलू यूज कर रहे हैं, बिजनेस की चीज़ को आप घरेलू यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका एम्ब्लिजमेंट ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि आप बिजनेस की एसेट्स को डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा ये। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज, अगर आपने फर्नीचर को डोमेस्टिक बिजनेस के फर्नीचर को आपने क्या कर लिया? देखो यहाँ पर तो था टेलीफोन, टेलीफोन क्या है? सुविधा है, फैसिलिटी है, तो हम इसको बोलेंगे एब्लिजमेंट ऑफ फैसिलिटी। और अगर आपने घरेलू यूज कर लिया बिजनेस की चीज़ को, और वो भी चीज़ क्या थी? फर्नीचर, यानी कि वो था आपका प्रॉपर्टी, तो वो उसको बोलेंगे
एम्ब्लिजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो किसके लिए कंपल्सरी है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी है, और कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए भी है, और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी है। चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं ना, उनके लिए, सबके लिए ये कंपल्सरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी कंपल्सरी है, ठीक है। द स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू मतलब देखो, स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ, ठीक है। तो वो क्या होगा? एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। बीच में जो कराते हैं उसको हम अंतरिम कहते हैं, और एनुअल रिपोर्ट से उसका प्रीव्यू होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्पेशल ऑडिट ऑफ कंपनी इज गेट डन बाय होम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको कौन कराती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है स्पेशल ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखेंगे। रूटीन चेकिंग इज डन बाय। रूटीन चेक कौन कराता है? पहले तो आप पहला ही क्वेश्चन देखें। पहला है द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए? नहीं, तो रिजिड तो नहीं होना चाहिए। इलास्टिक होना चाहिए, है ना। उसको हम आराम से अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दें, लचीला होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका रूटीन चेक इज डन बाय। रूटीन चेक जो रूटीन में हम देखते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होना चाहिए बाय द एम्प्लॉय ऑफ कंसर्न। यानी कि रूटीन चेक का मतलब है कि जो कर्मचारी है ना कंपनी के या जो भी एंटिटी है, तो एक के काम को दूसरे से हम चेक कराते रहेंगे, कर्मचारी से ही। तो बाय द एम्प्लॉय ऑफ कंसर्न, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाय। ऑडिट प्रोग्राम कौन? ऑडिट प्रोग्राम को जो है ऑडिटर भी और आपका उसका असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, ये दोनों मिलकर के प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर होगा डी, ऑडिटर और ऑडिटर्स असिस्टेंट। टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाई टू। टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाई टू सेल्स बुक में, बिल बुक में, परचेज बुक में या कैश बुक में। किस में अप्लाई नहीं होती है? तो वो होती है बिल बुक में। आप बिल बुक में टेस्ट चेकिंग नहीं करोगे। अंडर ओवरऑल चेकिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जाम। अंडर ओवरऑल चेकिंग, ओवरऑल चेकिंग करना है, ठीक है ना। हमें ओवरऑल चेकिंग के अंतर्गत तो हम क्या करते हैं? हम ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जाम्प्ट करते हैं, सारी बुकों को चेक करते हैं ओवरऑल चेकिंग के अंतर्गत। ऑल मेथड ऑफ चेकिंग नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर ए ही बन जाएगा। एडिशन ऑफ अकाउंट्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ। एडिशन ऑफ अकाउंट्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ।
अकाउंट्स का अंडर आना वो स्कोप किसका कहलाता है? एडिशन ऑफ अकाउंट्स कम अंडर द स्कोप, वो कहलाता है आपका रूटीन चेकिंग। ठीक है। चेकिंग ऑफ सेम स्पेसिफिक अकाउंट बुक्स इज कॉल्ड, चेकिंग ऑफ सम स्पेसिफिक अकाउंट बुक्स इज कॉल्ड, तो हम उस बुक को क्या कहेंगे? चेकिंग ऑफ सम स्पेसिफिक अकाउंट बुक्स, तो हम उसको कहेंगे ऑडिटिंग। चेकिंग ऑफ सम स्पेसिफिक, यानी कुछ जो आपके अकाउंट है उनकी चेकिंग करना, उन बुकों की चेकिंग करना ऑडिटिंग भी कहलाएगा, टेस्ट चेकिंग भी कहलाएगा और टेस्ट ऑफ अकाउंट भी कहलाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, कैसा होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम? तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, क्लियर कट होना चाहिए और वाइडर होना चाहिए, ये आएगा ऑल ऑफ दीज। सही, इस सारा फ्लेक्सिबल भी हो, रिजिड ना हो। देखो ऊपर वाला आंसर इसलिए गलत हुआ था, ठीक है ना, ये गलत इसलिए हुआ था, रिजिड नहीं होना चाहिए, ना फिक्स होना चाहिए, वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसमें आंसर बनेगा हमारे सारे। एडिशन ऑफ द बुक्स कम अंडर द स्कोप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, एडिशन ऑफ बुक्स कम अंडर द स्कोप ऑफ रूटीन चेकिंग। ठीक है, तो रूटीन चेकिंग में आते हैं, एडिशनल ऑफ बुक्स कम अंडर द स्कोप ऑफ रूटीन चेकिंग। ठीक है, देखो, बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, एक नए इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने से पहले स्कोप इज डिटरमाइन, हमको स्कोप को डिटरमाइन कर लेना चाहिए। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिटरमाइन, इंस्टीट्यूट का नेचर कैसा है उसको डिटरमाइन कर लेना चाहिए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, तो उसका मतलब स्टडी कर लेना चाहिए। मेथड, हमने कौन से अकाउंटिंग मेथड अपनाए उनका स्टडी कर लेना चाहिए। तो आंसर होगा 10 का डी, 10 का आंसर होगा डी। ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल, प्लान्ड, प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन साइड देखो, ऑडिट प्रोग्राम को मतलब उन्होंने बताया है, मतलब डेफिनेशन दी है, क्या बताया है? फ्लेक्सिबल होता है, प्लान्ड होता है, प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑथर डब्ल्यू हॉलमैन्स ने। द टेस्ट चेकिंग रिड्यूस, टेस्ट चेकिंग से क्या कम हो जाता है? तो टेस्ट चेकिंग से क्या कम हो सकता है? द बर्डन ऑफ द ऑडिटर। अगर आपने टेस्ट चेकिंग कराई है ना, तो उससे ऑडिटर का जो बर्डन है ना, वो कम हो जाएगा। व्हाट आर द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स, ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स, तो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, वाउचर पेपर्स चेक बाय द ऑडिटर्स, बुक्स अकाउंट प्रेजेंट बाय द फर्म, ये उसका थोड़ी है, ऑडिटर के पेपर्स के बारे में बात करिए। द लेटर रिटन बाय द ऑडिटर्स टू द ओनर्स ऑफ द फर्म, लेकिन उसने ये कहा है कि वर्किंग पेपर्स जिन पे वो वर्क करता है, तो वो होता है वाउचर और वाउचर एंड पेपर्स चेक बाय द ऑडिटर्स। जिन वाउचर्स और पेपर्स को ऑडिटर्स ने चेक किया है, ऑडिटर ने चेक किया है, वो वर्किंग पेपर्स होते हैं ऑडिटर के। द बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? ऑडिट प्रोग्राम का बेनिफिट है टाइम सेव हो सकता है, यूनिफॉर्मिलिटी इन वर्क हो सकती है और कंट्रोल ओवर द वर्क। बिल्कुल सही बात है सारी, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सब सही हैं, ये बेनिफिट हैं सारे। ठीक है, तो इतने हमने किए, इतने आप क्वेश्चन करना। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।